नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अक्सर एक बहस सुनने को मिलती है और ये चिंता काफी जायज भी लगती है कि मूर्तियों और मंदिरों पर जो हजारों करोड़ों खर्च हुए, अगर वही पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च होता तो तो शायद देश का ज्यादा भला होता। बिल्कुल। और ये एक ऐसी भावना है जिससे जुड़ना बहुत आसान है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य तो किसी भी समाज की आप कह सकते हैं रीढ़ होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं बिल्कुल है। नहीं, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये वाकई एक या तो ये या वो वाली स्थिति है। क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इस पूरी बहस की परतें खोलें और देखें कि तथ्य क्या कहते हैं। क्या सरकार ने वाकई एक को चुनकर दूसरे को नजरअंदाज कर दिया, या फिर इन दोनों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश हुई है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। स्रोत का पहला पॉइंट ही इस बहस की बुनियाद पर सवाल उठाता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या मूर्तियों की तुलना स्कूलों से करना भी सही है? स्रोत कहता है कि ये तुलना ही अपने आप में थोड़ी गड़बड़ है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि हमारे इलाके में सड़क तो बन गई पर बिजली क्यों नहीं आई। मतलब दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये अलग अलग विभागों के काम है। बिल्कुल। सरकारी बजट कोई एक गुल्लक नहीं है जिसमें से सारा पैसा एक साथ निकलता है। इसके अलग अलग मद या हेड्स होते हैं। अच्छा। आप इसे घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे? आपके पास ग्रोसरी का बजट अलग होता है, बच्चों की स्कूल फीस का अलग, और शायद छुट्टी पर जाने का बजट अलग। आप ग्रोसरी के पैसे से छुट्टी पर नहीं जाते। सही है। वैसे ही सरकार में शिक्षा का बजट अलग है, स्वास्थ्य का अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग, और पर्यटन और संस्कृति का बजट पूरी तरह से अलग। एक मद में खर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे मद का पैसा काट लिया गया। और हमारे स्रोत में इसके आंकड़े भी दिए गए हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जी। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2025 के बीच जहां एक तरफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे स्मारक बने और अयोध्या काशी जैसे तीर्थों का विकास हुआ, वहीं दूसरी तरफ 15 नए एम्स भी बने। 15? हाँ, 15 नए एम्स, करीब 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित हुए और 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम भी खुले। अच्छा। तो ये कहना कि स्मारकों के बनने से स्कूलों या कॉलेजों का काम रुक गया, आंकड़ों के हिसाब से तो ये सही नहीं लगता। यही बात है। ये एक और वाली स्थिति है, या वाली नहीं। स्रोत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक संतुलन साधने का प्रयास हुआ है। मतलब विकास के एक पहलू को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को रोका नहीं गया है। दोनों को साथ लेके चलने की एक कोशिश हुई है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो साफ है कि ये एक गलत तुलना है। लेकिन अब एक और बहुत ही दिलचस्प विचार पर आते हैं जो स्रोत सामने रखता है। जी। वो कहते हैं कि स्कूल एक तरह का खर्च है, जबकि एक स्मारक या पर्यटन स्थल एक निवेश होता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि स्कूल तो सबसे जरूरी चीज है। इसे खर्च कहना कैसा लगता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक अंतर है, और यहाँ खर्च शब्द का इस्तेमाल उसकी अहमियत कम करने के लिए नहीं है। अच्छा। जब हम अर्थशास्त्र में खर्च या एक्सपेंस कहते हैं तो हमारा मतलब होता है एक ऐसा व्यय जिससे सीधे तौर पर कोई राजस्व या रेवेन्यू नहीं आता और जिसे हर साल दोहराना पड़ता है। हाँ। एक स्कूल बनाने के बाद भी आपको हर साल शिक्षकों का वेतन देना है, इमारत का रखरखाव करना है, और उसके संचालन के लिए एक सालाना बजट चाहिए। सही है। ये समाज के लिए एक जरूरी और अमूल्य खर्च है, लेकिन ये सीधे पैसे कमाकर नहीं देता। अच्छा, समझ गई। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे सरकार निभाती है। अब इसकी तुलना एक स्मारक से करते हैं, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्रोत के मुताबिक इसे बनाने में एक बार का बड़ा खर्च आया, करीब 3000 करोड़ रुपए। तो ये निवेश कैसे हुआ? ये निवेश इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जो बनने के बाद दशकों तक राजस्व उत्पन्न करता है। टिकटों की बिक्री से सीधी कमाई होती है, लेकिन असली कहानी उसके आसपास के है, आर्थिक चक्र में है। आर्थिक चक्र? हाँ, लोग वहां तक पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, टैक्सी लेते हैं। राइट। आसपास के होटल में रुकते हैं, स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां के कारीगरों से सामान खरीदते हैं। इन सब से एक इकोनॉमिक फ्लो यानी आर्थिक प्रवाह शुरू होता है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है, है ना? स्रोत में इसका कोई ठोस आंकड़ा है, क्योंकि 3000 करोड़ ये एक बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल है, और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। स्रोत के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हुए करीब 3000 करोड़ के खर्च के बदले अब तक लगभग 10 से 15,000 करोड़ का आर्थिक प्रवाह उत्पन्न हो चुका है। 10 से 15,000 करोड़? जी।
और ये हर साल स्थानीय अर्थव्यवस्था में लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए का योगदान कर रहा है। एक मिनट, ये 10 से 15,000 करोड़ का आंकड़ा, ये काफी बड़ा है। स्रोत ये कैसे कैलकुलेट करता है? क्या ये सिर्फ टिकटों की बिक्री है या इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ टिकटों की बिक्री नहीं है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसकी हमने अभी बात की। ट्रांसपोर्टेशन, होटल, खाना, लोकल शॉपिंग, गाइड सर्विसेज। अच्छा। ये उस पूरे इलाके में पैदा हुई कुल आर्थिक गतिविधि का अनुमान है जो उस स्मारक के कारण संभव हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट कुछ ही सालों में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा की आर्थिक गतिविधि पैदा कर चुका है। जी, ये एक शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि यही पैसा टैक्स और जीएसटी के रूप में वापस सरकार के खजाने में जाता है। एग्जैक्टली। और फिर सरकार उसी पैसे का इस्तेमाल नए स्कूल बनाने, अस्पताल खोलने और दूसरी सामाजिक योजनाओं को चलाने में कर सकती है। तो एक तरह से ये निवेश भविष्य के सामाजिक खर्चों को फंड करने का एक जरिया बन जाता है। हाँ, ये एक आत्मनिर्भर मॉडल बनाने की कोशिश है। मतलब जो स्मारक आज बन रहा है वो कल बनने वाले स्कूल का खर्चा उठाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे सेक्युलर स्मारकों के लिए तो समझ आता है, लेकिन क्या यही लॉजिक मंदिरों पर भी लागू होता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि वहां तो मामला और भी ज्यादा भावनात्मक और आस्था से जुड़ा हो जाता है। मंदिर बनाने से क्या मिलेगा? ये सवाल तो और भी जोर शोर से पूछा जाता है। कौन से देता है? वो कहता है कि अयोध्या, काशी, उज्जैन या सोमनाथ जैसे स्थान ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम्स यानी आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इकोनॉमिक इकोसिस्टम, इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक बड़ा मंदिर सिर्फ अपने परिसर तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे शहर बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अच्छा। सोचिए, जब अयोध्या में राम मंदिर का विकास होता है तो क्या होता है? वहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए होटलों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी हो जाती है। गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं सब भर जाते हैं। और फिर उन सबको सेवा देने वाले लोग, पुजारियों और पंडों से लेके फूल माला बेचने वालों, प्रसाद की दुकानें चलाने वालों, मूर्तिकारों तक, इन सब को सीधा रोजगार मिलता है। और ये तो बस शुरुआत है। उस शहर तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस, रेलवे और एयरपोर्ट की सेवाओं की मांग कई गुना बढ़ जाती है। सही है। एयरलाइंस नए रूट शुरू करती हैं, रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं, स्थानीय गाइड, छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट, हजारों लोगों की रोजी रोटी सीधे तौर पर उस एक मंदिर से जुड़ जाती है। ये एक ऐसा आर्थिक इंजन बन जाता है जो पूरे क्षेत्र को चलाता है। और यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखता है जो अक्सर बहस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट है। स्रोत के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण सरकारी टैक्स के पैसे से नहीं हुआ है। क्या? जी, इसका बड़ा हिस्सा दुनिया भर से मिले दान और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अपने फंड से आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने स्कूल का पैसा मंदिर में लगा दिया या मेरे टैक्स का पैसा मंदिर में क्यों लगा वाला तर्क यहाँ लागू ही नहीं होता। बिल्कुल। जब पैसा सरकारी खजाने से आया ही नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठता। ये दिखाता है कि समाज ने अपनी आस्था और विरासत को सहेजने के लिए खुद संसाधन जुटाए और उस प्रक्रिया में अनजाने में ही सही एक बड़े आर्थिक केंद्र की नींव भी रख दी, जिसका फायदा पूरे देश को होगा। हाँ, ठीक है, अब तक हमने आर्थिक पहलुओं पर काफी बात की। बजट कैसे काम करता है, निवेश और खर्च का अंतर क्या है, और मंदिर कैसे आर्थिक इंजन बन सकते हैं। लेकिन क्या किसी देश की प्रगति को सिर्फ आर्थिक पैमानों पर ही नापा जा सकता है? स्रोत एक गहरे सवाल की ओर भी इशारा करता है। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या कोई भी राष्ट्र सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से चलता है? ये एक बहुत जरूरी दार्शनिक बिंदु है। किसी भी देश के लिए उसकी पहचान, उसका इतिहास, उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी उतना ही मायने रखता है जितना कि उसकी जीडीपी। सही है। ये वो अदृश्य धागे हैं जो एक समाज को आपस में जोड़कर रखते हैं और उसे भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो हर महान राष्ट्र अपने प्रतीकों का सम्मान करता है। अमेरिका के पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र की निशानी है। ये उनके राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक है। बिल्कुल। फ्रांस को अपने एफिल टावर पर गर्व है,
जो उसकी इंजीनियरिंग और कला का प्रतीक है। चीन अपनी ग्रेट वॉल को अपनी सहनशीलता और इतिहास के प्रतीक के रूप में देखता है। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये उस देश के लोगों को बताते हैं कि वो कौन है और उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। तो इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर भारत सरदार पटेल, भगवान राम या बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे अपने प्रतीकों को स्मारकों और मंदिरों के जरिए सम्मान देता है, तो ये कोई पिछड़ी हुई सोच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये एक सामान्य और स्वस्थ राष्ट्रीय व्यवहार है। ये अपनी जड़ों को सींचने जैसा है ताकि भविष्य का पेड़ मजबूत बन सके। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ हो रहा है कि हम शायद गलत सवाल पूछ रहे थे। अगर बजट अलग अलग हैं, अगर स्मारक एक तरह का निवेश है और अगर पहचान भी जरूरी है, तो फिर सही सवाल क्या होना चाहिए? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक सही सवाल ये नहीं है कि मूर्तियां मंदिर क्यों बनाया गया। सही सवाल ये होना चाहिए कि क्या इन स्मारकों और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों की उपेक्षा हुई? अच्छा, क्या एक को प्राथमिकता देते हुए दूसरे को पूरी तरह भुला दिया गया? और इसका जवाब हमें फिर से आंकड़ों में ही खोजना होगा। तो क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? क्या स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट पर कोई असर पड़ा? हाँ, और आंकड़े एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। स्रोत बताता है कि इन वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के बजट में लगातार वृद्धि हुई है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 387 से बढ़कर अब 700 से ज्यादा हो गई है। 700 से ज्यादा? जी। MBBS की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिजिटल क्लासरूम्स और टॉयलेट्स पर काफी काम हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि यह संतुलन आदर्श या परफेक्ट ना हो, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल। लेकिन दिशा गलत नहीं थी। सही कहा। ऐसा नहीं हुआ कि संस्कृति और पर्यटन पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बलि दे दी गई हो। दोनों को साथ लेकर चलने की एक नीति दिखाई देती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही आम और जायज लगने वाली चिंता से की थी कि स्मारकों पर खर्च हुआ पैसा स्कूलों पर लगना चाहिए था। लेकिन अब लग रहा है कि ये तस्वीर उतनी सीधी नहीं है। हाँ, निष्कर्ष बहुत सीधा है। ये पेट बनाम पहचान का मामला नहीं है। स्रोत के विश्लेषण से ये साफ होता है कि सरकार ने पेट यानी वर्तमान की जरूरतों का भी ध्यान रखने की कोशिश की और पहचान यानी राष्ट्र के आत्मसम्मान और भविष्य की अर्थव्यवस्था का भी। स्कूल और अस्पताल जैसी तात्कालिक जरूरतें भी पूरी की गईं और साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत जैसे दीर्घकालिक निवेश भी किए गए। और जैसा कि हमने देखा, ये दीर्घकालिक निवेश आगे चलकर उन्हीं स्कूलों और अस्पतालों को फंड करने में मदद कर सकते हैं। तो ये एक चक्र की तरह है, एक दूसरे का विरोधी नहीं। बिल्कुल। अंत में स्कूल और अस्पताल जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी आत्मसम्मान, पर्यटन और उससे पैदा होने वाला रोजगार भी है। देश इन दोनों के संतुलन से ही आगे बढ़ता है, किसी एक को चुनकर नहीं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से एक बात साफ है कि जो बहस अक्सर भावनाओं के स्तर पर लड़ी जाती है, जब उसमें तथ्यों और आंकड़ों को शामिल किया जाता है तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक समाज अपनी पहचान और अपनी जरूरतों के बीच संतुलन बना लेता है, तो उस संतुलन को बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे और बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ सरकार की या समाज की अपनी?